डियर स्टूडेंट्स, आज हम इजी हिस्ट्री क्लास में लेक्चर नंबर 7 पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 पे बात करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इतिहास में इस 1857 की जो क्रांति है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी रानी आप झांसी पे, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति है, क्यों वो क्रांति हुई थी, यानी कि वी विल डिस्कस द काजेस एंड देन वी विल डिस्कस द इवेंट ऑफ द रिवोल्ट एंड वी विल आल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट, काजेस, इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ द रिवोल्ट। आप देख सकते हो ये हेडलाइंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857, causes of revolt of 1857, failure of revolt, impact of revolt, and we will also discuss the different opinions of different scholars। ये इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वाले लेक्चर में मैं सिर्फ बात करूंगा बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 पे, यानी कि क्या पस मंजर था, क्यों 1857 की क्रांति जो है क्यों हुई थी। 1857 की बगावत जो है इसके बहुत सारे वजूहात थे, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें सियासी वजूहात थे, इसमें माशी वजूहात थे, और इसमें जो है कुछ समाजी वजूहात थे, और कुछ फौजी ग्रीवेंसेस भी थी, फौजियों की कुछ शिकायतें थी, जिसकी वजह से जो है 1857 की बगावत जो है ये हुई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी जो है सियासी वजूहात, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस, या आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल काजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हो कि द ब्रिटिश, उनकी पॉलिसीज, उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई की अपने रूल को जो है कंसोलिडेट करने के लिए, अपने रूल को जो है एस्टेब्लिश करने के लिए जो है दे हैव एक्चुअली अप्लाइड द डिफरेंट पॉलिसीज। और वही पॉलिसीज वजह बनी थी 1857 की क्रांति की। सबसे पहले हम जो है सब्सिडी अलायंस की बात करेंगे, यानी कि वी विल डिस्कस द डिफरेंट पॉलिसीज, ब्रीफली वी विल डिस्कस दीज पॉलिसीज। सब्सिडी अलायंस जो है ये पॉलिसी वेलेस्ली के दौर में, लॉर्ड वेलेस्ली जो कि यहाँ पे 1798 में यहाँ पे आए थे, 1805 तक यहाँ पे वो रहे थे एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की थी वो सब्सिडी अलायंस थी। अपने ये वो पॉलिसी थी कि मतलब अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके रूल को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना, खासकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज जो है वो अपने कब्जे में लेना। ज़्यादा से जितनी टेरिटरीज जो है उनके कब्जे में, उतना उनके लिए फ़ायदा है, इतना उनके लिए जो है अपने रूल को जो है एस्टेब्लिश करने में आसानी होगी। सो व्हाट वाज दिस सब्सिडी अलायंस? सब्सिडी अलायंस जो है भारतीय जो स्टेट्स थी, इंडियन स्टेट्स जो है विच साइनड दिस ट्रीटी, उनको जो है अपनी लैंड जो है वो उनको जो है परमानेंटली उनको अपनी लैंड जो है कंपनी को देनी थी। यानी कि दिस पॉलिसी वाज यूज्ड टू एक्सपैंड द फिजिकल एम्पायर ऑफ द कंपनी। अपनी फिजिकल एम्पायर मतलब कि उनकी जो टेरिटरीज है उनको बढ़ाना। तो ये उसके लिए जो है ये पॉलिसी यूज हुई थी। और इस पॉलिसी में कंडीशंस क्या थी? वेलेस्ली ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी, इस पॉलिसी में कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस थी इंडियन स्टेट्स वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन अदर देन इंग्लिश। जो पहली कंडीशन ये थी कि जो हिंदुस्तानी स्टेट्स है, जो यहाँ के जो सूबे हैं, उनसे ये कहा गया था कि आप जो है किसी भी यूरोपियन को यहाँ अपने दरबार में जो है किसी भी यूरोपियन को नहीं रखोगे सिवाय अंग्रेज़ की। दूसरी कंडीशन ये थी कि
आपके दरबार में, यानी कि इंडियन स्टेट जो है, जो मुकामी यहाँ पे राजाज है, जो मुकामी हुक्मरान है, उनसे ये कहा गया कि आपके दरबार में जो है एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो रहेगा, एक बरतानी रेजिडेंट रहेगा, वो आपके दरबार में हमेशा रहेगा। तीसरी कंडीशन यही थी कि अगर आप जो है फॉरेन रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो वो रिलेशनशिप जो है वुड बी डिक्टेटेड बाय कंपनी। यानी कि जब आप इस पॉलिसी को देखते हो, ये सब्सिडी अलायंस जो है, ये जो पॉलिसी थी, ये उन्होंने जो है इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इंडियन स्टेट्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी, दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विदाउट अप्रूवल ऑफ द कंपनी। यानी कि ये वो पॉलिसी थी जिसकी वजह से जो है सॉवरेनिटी जो है इंडियन स्टेट्स ने खो दी। यानी कि वो खुद मुख्तार जो है, यहाँ पे हुक्मरान जो है वो खुद मुख्तार नहीं रहते। यानी कि ब्रीफ में आप ये कह सकते हो, ब्रीफली मुख्तसरन आप ये कह सकते हो कि वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी इंतज़ामिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंतज़ामिया को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने वो पॉलिसी इख्तियार की थी। और इस पॉलिसी, ये पॉलिसी थी क्या, इस पॉलिसी में जो भी मुकामी हुक्मरान जो है ये पॉलिसी साइन करता था, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि हैदराबाद ने जो है 1798 में सबसे पहली स्टेट जिसने ये साइन किया था वो हैदराबाद थी। 1798 में उन्होंने साइन किया। तो जो भी स्टेट जो है भारत की, जो भी स्टेट इसको साइन करती थी उनके लिए जो है ये कंडीशंस लाजमी थी कि वो जो है किसी भी यूरोपियन को अपने दरबार में नहीं रखेंगे, किसी और उनको जो है उनके दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। मतलब जो मैंने आपसे ये पॉइंट्स आप देख सकते हो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए क्या कर सकती है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके लिए ये कंडीशन रखी थी, अगर आप ये सारे कंडीशन पूरी करोगे, अगर आपके साथ जो है कोई हमला होता है या कोई अटैक होता है तो एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी विल हेल्प यू। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। तो वो जो है दीज वर द कंडीशंस। सब्सिडी अलायंस जो है इस वजह से हिंदुस्तान की, जो भारत की जो स्टेट्स थी, उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी जो है वो खो दी थी। और जिसकी वजह से बाद में जो है कुछ सालों बाद जो है यहाँ के मुकामी राजाओं को, मुकामी हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास हुआ। सो दे स्टार्टेड कि मतलब उनको ये चीज़ लगा कि हमने जो है इन पॉलिसीज़ की वजह से जो है दे वायर डिससेटिस्फाई, वो नामुतमईन थे। So you will see the conditioners, you will see this policy. This was subsidy allowance was one policy. And other policy was, that is important, that is doctrine of lapse. Doctrine of lapse भी जो है एक important policy थी, जो कि डलहौजी ने जो है 1848 में ये पॉलिसी यहाँ पे जो है शुरू की थी। और इस पॉलिसी के ज़रिए जो है भारत के बहुत सारे स्टेट जो है वो इस पॉलिसी के शिकार बनी, आप ये कह सकते हो। बहुत सारे सूबे जो है इस पॉलिसी के शिकार बने। तो सर ये पॉलिसी थी क्या? ये पॉलिसी थी कि जो नेटिव रूलर्स है, जो मुकामी हुक्मरान है, मुकामी हुक्मरानों से ये कहा गया कि अगर आपके पास अपना बेटा नहीं है, यानी कि खूनी रिश्ता जिसको हम कह सकते हो कि बेटा नहीं है, तो आपकी जो स्टेट है वो चली जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी कि ब्रिटिश यूज दिस टेक्निक कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस वाज फर्स्ट जो है दैट यूज्ड बाय द डलहौजी इन 1848 से उन्होंने ये यहाँ पे यूज़ की थी। इट इन्वॉल्व द ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग द नेटिव रूलर्स विदाउट ए नेशनल हेयर फ्रॉम अडॉप्टिंग ए सक्सेसर। यानी कि वो अपनी अगर उनका नेशनल हेयर नहीं है तो वो किसी अडॉप्टेड सन को सक्सेसर अपना नहीं बना सकते हैं आफ्टर दियर जो है डेथ, या अगर जो है उनकी जो स्टेट है यानी कि जिस पे वो रूल कर रहे हैं वो जो है एनेक्सेड, वो जो स्टेट उनकी होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगी। सो दिस पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस की पॉलिसी की वजह से जो है इट क्रिएटेड डिसकंटेंट, नादमुतमईनी जो है अमंग द इंडियन रूलर्स। इस पॉलिसी की वजह से जो है भारतीय जो यहाँ पे मुकामी जो हुक्मरान थे वो बिल्कुल नाराज़ थी। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स, आप सितारा को देखोगे, आप रानी ऑफ झांसी का नाम तो आप ने सुना होगा, रानी ऑफ झांसी को देखोगे आप, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जो है भारत में उस वक़्त।
जिनको जो है ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि उनके पास जो है मुकामी हुक्मरान के पास बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिनको जो है उनके पास जो है अपना नेचुरल हेयर यानी कि उनका अपना बेटा जो है वो नहीं था, और उनकी जो स्टेट थी वो डायरेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने कब्जे में लेती। तो सो दीज वर द पॉलिसीज, यानी कि समझना आपको ये है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी दे यूज द डिफरेंट पॉलिसीज टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स, and two policies subsidy and the doctrine of lapse, these were the important policies. अब एक केस आता है अवध का, स्टेट ऑफ अवध। ये स्टेट जो है एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय डलहौजी जो है, इसमें जो है ये कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं होती थी, क्योंकि वाजिद अली शाह जो यहाँ पे मुकामी हुक्मरान थे, ना उन्होंने जो है सब्सिडी अलायंस साइन की, अब उनका जो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है उन पे इम्प्लीमेंट होती थी। तो इस स्टेट को जो है एक्सक्यूज बना के जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन का, मिस गवर्नमेंट का एक्सक्यूज बनाकर जो है इसको जो है अवध ऑफ स्टेट जो है स्टेट ऑफ अवध यानी कि इस सूबे को अपने कब्जे में उन्होंने जो है लिया और जबरन जो है अपने कब्जे में इसको लिया। तो स्टेट ऑफ अवध जो है ये भी यहाँ के भी मतलब जो है ये जो है नाराज़ हुए, मतलब स्टेट अवध मीनस की मतलब यहाँ के जो वाजिद अली शाह और जो भी यहाँ पे मुकामी जो आप ये कह सकते हो स्पेशली अवध के बहुत सारे आप देखोगे कि बरतानिया की जो आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, जो इंडियन जो सोल्जर्स थे वो उसमें जो है अवध से ही थे। सो अवध स्टेट एनेक्सेशन ऑफ अवध स्टेट वाज आल्सो द इम्पॉर्टेंट कॉज, द forcibly annexation of Awadh was an important cause of the revolt of 1857. So these were the political grievances of the Indians due to the policies of the company. The Indians were they were dissatisfied. It created dissatisfaction among the Indian rulers. So they started the revolt of 1857. ये सियासी असबाब थी। अब हम बात करेंगे माशी असबाब पे, इकोनॉमिक काजेज़ पे। इकोनॉमिक काजेज़ पे आप बात करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपने रूल को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है दे अप्लाइड डिफरेंट पॉलिसीज़। यू विल सी द परमानेंट सेटलमेंट यानी कि ज़मींदारी निज़ाम को आप देखोगे, रॉयतवारी निज़ाम को आप देखोगे, महलवारी निज़ाम को आप देखोगे, परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतवारी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट। इसके अलावा जो है हैवी टैक्सेशन की वजह से जो है पेजेंट्स दे वर डिससेटिस्फाइड, वो नामुतमईन थे। एंड यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे जो है दे वर आल्सो डिससेटिस्फाइड, दे लॉस्ट देयर मतलब जो है उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थे दे डिक्लाइंड ड्यू टू द कमिंग ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स। जब यहाँ पे मशीन मेड गुड्स आए तो यहाँ पे जो है हैंडीक्राफ्ट्स थे ऑब्वियसली जो है वहाँ पे बरतानिया में सेम टाइम देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे जो है आप इंडस्ट्रियल यानी कि सनतकारी जो है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। सो जब पेजेंट्स को यहाँ पे हैवी टैक्सेशन देना पड़ता है और ये जो पॉलिसीज़ आप देख रहे हो, माशी जो पॉलिसीज़ है उनकी वजह से द इंडियंस यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ का जो किसान है वो नामुतमईन था। और उन्हीं किसानों के बेटे जो है बहुत सारे बेटे मतलब आप ये देखोगे बहुत सारे किसान जो है उनके बेटे जो है वो सिपाहीज थे, वो आर्मी में थे। सो जब उनके यहाँ पे उनके घर में जब सख्ती होती थी तो ओब्वियसली जो है आर्मी में भी वो आर्मी में काम करते थे। सो इन द आर्मी दे स्टार्टेड द मतलब जो है रिवोल्ट। तो यू विल सी माशी जो ये जो मैंने आपको बताया था इसमें आप सिंपली ये लिख सकते हो कि बरतानिया की जो माशी पॉलिसी थी जिसमें आप ज़मींदारी निज़ाम की बात करोगे, ब्रीफली रायतवारी निज़ाम की बात करोगे और महलवारी निज़ाम की बात करोगे, इस वजह से हिंदुस्तानी में जो यहाँ का जो किसान था, यहाँ का जो ज़मींदार था उसमें जो है नामुतमईनी थी। और यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनका डिक्लाइन जो है वो हुआ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो है मशीन मेड गुड्स जब आए बरतानिया में, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप देखते हो कि मतलब सेम जो है आप यहाँ देखते हो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, वहाँ पे जो है बरतानिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हो रहा है। सो माशी तौर से जो है ये भी एक रीज़न था, माशी तौर से इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो सोशल रिलीजियस कॉजेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। बरतानियों ने खासकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स थे, दे स्टार्टेड इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द इंडियंस, स्पेशली इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स। आप ये देख सकते हो कि सती जो है, एबॉलिशन ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट, जो है विडो रिमैरेज एक्ट, ये सारी जो है ये, हालांकि अगर आप एक साइड से देखोगे आप ये समझोगे कि ये समाजी इस्लाह के लिए जो है ये सारी चीज़ें सही थी, लेकिन इंडियंस थॉट कि इट इज़ दियर राइट, ये हिंदुस्तानियों का हक है कि वो इन मसलों को देखे, न कि ये बरतानिया का हक है कि वो जो है यहाँ पे आकर जो है मुख्तलिफ कवानीन बनाकर जो है बरतानी जो है हिंदुस्तानी समाज में और हिंदुस्तानी मज़हब में जो है वो मुदाखलत करे। ये आप देख सकते हो एबॉलिशन ऑफ सती, जो मैंने आप यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन जो है एक्ट्स को आप देख सकते हो कि इन एक्ट्स की वजह से भारतीय जो है नागरिक जो है वो नामुतमईन था कि जो है उनको जो है यहाँ पे आकर जो है हमारे मजहबी और समाजी मामलों में जो है मुदाखलत नहीं करना चाहिए। सो रिलीजियस सोशल रिलीजियस जो है काजेज जो है, सोशल रिलीजियस वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इवन कि जदीद तालीम का यहाँ पे आना, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन जो है, यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी की और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, दे थॉट इट इज़ चैलेंज टू डियर सोसाइटी, सो दे आल्सो वर डिससेटिस्फाइड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा यू विल आल्सो सी द मिलिट्री ग्रीवेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 को जो है सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। इंडियन सिपाहीज जो है वो 87% जो है ब्रिटिश कंपनी में जॉब कर रहे थे, मतलब एज ए जो यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उसमें 87% जो आर्मी जो थी, फौज थी, उसमें 87% जो आर्मी थी वो इंडियंस थी। इंडियंस जो सिपाहीज थे वाज पेड, दे वर पेड लेस सैलरी एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस। इसके अलावा जो है मतलब ना तो उनका जो है, आप ये देख सकते हो कि एक तो उनकी सैलरी भी कम थी, दूसरी चीज़ आर्मी में जो है उनको इन्फीरियर समझा जाता था। इसके अलावा जो है उनकी प्रमोशन भी नहीं होती थी। हिंदुस्तानियों को जो है सूबेदार से अलावा जो है उनकी कोई रैंक जो है यहाँ पे भारतीयों को जो है वो नहीं दी जाती थी। इस कुछ एक और चीज़ जो है, लॉर्ड कनिंग जो है 1856 में लॉर्ड कनिंग जो है उन्होंने जनरल सर्विस एंग्लिशमेंट एक्ट जो है ये पास किया था, जिसमें ये कहा गया था कि सिपाहियों को यहाँ पे जो भारतीय जो सिपाही हमारे कंपनी में जो है जॉब कर रहे हैं, उनको हम किसी भी वक्त जो है कहीं पे भी जो है भेज सकते हैं, अक्रॉस द सी, उनको जो है समंदर पार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक रिवायत चलती आ रही थी कि जो है अगर हम जो है इस पर खासकर जो हिंदू कम्युनिटी जो है, अगर हम सी पार करेंगे तो यहाँ पे ये होगा कि जो है हमारी जो कास्ट है हम उसको खो बैठेंगे। सो यू विल सी 1852 द 38 नेटिव इन्फेंट्री रिफ्यूज टू गो बर्मा एज क्रॉसिंग द सी मेंट लूजिंग कास्ट फॉर द अपर कास्ट हिंदूज। तो ये चीज़ था कि मतलब समंदर पार करना जो है वो ये समझा जाता था कि हम जो है जो हमारी कास्ट है हम उसको खोएंगे। तो मिलिट्री ग्रीवेंसेस में आप देखोगे कि सैलरी कम थी, उनको इन्फीरियर समझा जाता था, उनकी प्रमोशन नहीं होती थी, और समंदर पार करना जो है ये भारतीयों को जो है ख़ासकर जो हिंदू कम्युनिटी के जो हमारे सिपाही जो भारतीय सिपाही थे उनके लिए जो है ये था कि अपर कास्ट का जो है कास्ट का मसला था कि ये एक रिवायत चलती आ रही थी कि अगर हम समंदर पार करेंगे तो अपनी कास्ट जो है उसको हम खो देंगे, वी विल लूज़ द कास्ट। तो फिर बरतानियों की मुदाखलत उसमें करना कि एक एक्ट बनाना कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। सो ये भी एक रीज़न बना था 1857 की क्रांति का। इसके अलावा इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट की मतलब जिसने जो है रिवोल्ट जिसकी वजह से शुरू हुआ था, दैट वाज देयर वाज अ र्यूमर, एक अफवाह जो है वो फैली थी कि जिसने जो है रिवोल्ट में एक इम्पोर्टेंट कार्टिज इंसिडेंट, रूमर स्प्रेड दैट कार्टेज ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल जो यूज़ हुई थी उसमें जो है ग्रीज्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड द पिग, कि गाय का
जो चर्बी है और पिग की जो चर्बी है वो उसमें यूज़ हो रही थी। न्यू एनफील्ड राइफल आई थी फौज में, और उसको जो है यहाँ पे बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम दे रिफ्यूज टू यूज़ दैट। एंड यू विल सी कि ये जो राइफल्स थी, ये जो नई नई राइफल थी, इसकी वजह से जो है फौजों ने इसको इनकार किया और देयर वाज अ डिससेटिस्फेक्शन, नामुतमईनी थी। खासकर यू विल सी इन मार्च 1857 मंगल पांडे जो है उन्होंने ये जो एक फैली थी एक र्यूमर की, मतलब इसमें जो है का ये यूज़ हुई थी मतलब चर्बी और मंगल पांडे ने जो है ए सिपाही ऑफ इन बारकपुर हैड रिफ्यूज टू यूज़ द कार्टिज एंड अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स। उन्होंने जो कुछ सीनियर ऑफिसर्स जो है किल्ड देम, एंड मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ ऑन 8 अप्रैल जो है 1857। एंड यही सारे रीजंस थे। सियासी वजूहत की हमने बात की, माशी वजूहत की हमने बात की, मजहबी और समाजी वजूहत की हमने बात की, और इमीडिएट काज की हमने बात की। इमीडिएट काज यही था कि देयर वाज अ स्प्लिट ऑफ दैट द कार्टेज ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स की एक नई ही राइफल आई है, उसमें फैट्स ऑफ काउ एंड पिग जो है वो उसमें इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाही जो है दे रिफ्यूज टू यूज़ दैट। एंड यू विल सी ऑन 9th मई सोल्जर्स फ्रॉम मीरठ जो है उन्होंने न्यू एनफील्ड राइफल उसको इस्तेमाल करने से इनकार किया। और 10th मई 1857 को जो है रिवोल्ट 1857 जो है ये शुरू होता है। तो बहुत सारे सेंटर जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मेन सेंटर जो है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, अहमदाबाद, बिहार, और बहादुर शाह जफ़र की सरपरस्ती में जो है ये रिवोल्ट जो है ये लड़ा जाता है। एंड आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप देखिए कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन जो है सियासी जो है इंडियन सोसाइटी, एंड वट वर द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, उस पर भी हम बात करेंगे। और रिवोल्ट फेल क्यों हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। अभी इस लेक्चर में हमने सिर्फ जो है पस मंज़र पे जो है बात की थी, सियासी माशी हालात पे हमने बात की थी, क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड